नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो सभी को और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पीओ ऑफिस वर्क पर। आज हम देखिए बात करने वाले हैं बजट प्रपत्रों के बारे में। देखिए पिछले वीडियो में 2 वीडियो मैंने बजट पे बनाए हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट आप लोगों ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। तो उसमें मैंने बताया था कि बजट कैसे तैयार करें, प्रपत्र कैसे तैयार करें और अन्य चीज़ें जैसे चालान बनाना, आईएफएमएस से और साल दर्पण से पदों की सूचना निकालना, ये सब जानकारियां उस वीडियो में दी हुई है। तो अगर आपको ये जानकारियां चाहिए तो वो दोनों वीडियो देख लीजिए। लेकिन वो वीडियो ज़्यादा बड़े होने के चक्कर में मैंने जो प्रपत्र बताए थे वो डिटेल में मैं नहीं बता पाया था। तो आज के वीडियो में बात करूंगा प्रपत्रों की डिटेल में। देखिए क्या होता है साथियों, देखने में ये प्रपत्र बहुत ही सिंपल लग रहे हैं, लेकिन जब हम इनको भरने बैठते हैं तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और हम इन प्रपत्रों को गलत कर देते हैं। तो वो हमें गलती नहीं करनी है, इसके लिए मैं थोड़ा आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और कोई कमी भी अगर आपके वीडियो को लगे तो आप उस कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर ये कमी रह गई, और कोई आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछें। तो आइए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रपत्र नंबर 1 मैंने खोल ही रखा है आपकी जानकारी के लिए। देखिए ये प्रपत्रों की जो संख्या है मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रपत्रों की संख्या अलग भी मिल सकती है आपको। आपके जिले में हो सकता है प्रपत्र थोड़ा सा अलग तरीके से तैयार किया जाए, लेकिन सूचनाएं जो मांगी जाएंगी वो डेफिनेटली 101% यही मांगी जाएंगी। जैसे हो सकता है ये प्रपत्र मैंने 1 दे रखा है तो आपके इसी प्रपत्र को 3 नंबर बोल के मांग ले, लेकिन सूचनाएं यही मांगी जाएंगी। तो इनको आप देख लें कैसे भरना है। जहां कन्फ्यूजन है वहां मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, तो देख लीजिए आप। तो देखिए सबसे पहले तो ये बजट आपको बनाने वो मदवार बनाने हैं। सबसे पहली बात तो है कि जो प्रपत्र आपके बनेंगे वो मदवार बनेंगे। मदवार का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैं पूरे पीओ की बात करूंगा कि जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय है, एक तो विद्यालय है, जैसे विद्यालय में मान लीजिए 3 हेड है, और आपके पीओ क्षेत्र में जितने भी कार्मिक है वो उनके मान लीजिए टोटल मान लीजिए 5 हेड है। तो इसका मतलब 3 तो आपके विद्यालय में हेड हो गए और बाकी हेड आपके पीओ में हो गए 4 या 5। तो कुल मिला के 3 और 5 8, इसका मतलब 8 हेड हो गए। इसका मतलब आपको इस तरह की 8 एक्सेल सीटें बनानी है। 5-5 प्रपत्रों की 8 एक्सेल सीटें आपको तैयार करनी है, इसका मतलब है ये। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो पर। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं प्रपत्र नंबर 1 की, या इसको नाम मैं देता ही नहीं हूँ, आप ये मान लीजिए कि ये प्रपत्र कैसे भरेंगे सीख लीजिए आप। जैसे सबसे पहले कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी में आप यहाँ जो भी आपका ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए आप मद डाल देंगे इसका। ये देखिए मद डाल दूंगा मैं यहाँ। मद नॉर्मली 2202 2202 109 0100 ये मद होता है। कोई भी मद देखिए नीचे मदों के नाम भी दिए हुए हैं, तो आप चाहो तो नाम लिख सकते हैं, बाकी मद का डिटेल लिख दो। चाहे आप यहाँ नाम लिखने की जरूरी नहीं है, डायरेक्ट डिटेल लिख दो 2202 02 109 0100। तो ये मद हो गया। नाम अगर आप नीचे से दे के लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले 1 नंबर खाने में आप क्रम संख्या लिख देंगे। देखिए क्रम संख्या है तो 1 नंबर। ब्लॉक का नाम लिख देंगे आप। ऑफिस आईडी, नॉर्मल चीज़ें हैं, इनके बारे में मैं जल्दी जल्दी बात करूंगा। ऑफिस आईडी जो 5 अंकों की अपनी होती है वो। नाम विद्यालय, यहाँ विद्यालय का नाम आपको लिखना है, जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो लिखना है। उसके बाद पदनाम। पदनाम में देखिए शुरू करते हैं, जैसे सीनियर स्कूल का आप बजट बना रहे हो तो ऊपर पदनाम आ जाएगा प्रधानाचार्य, यानी कहने का मतलब प्रिंसिपल। ये नीचे नाम भी दिए हुए होंगे पदों के, यहाँ दिए हुए नहीं तो कोई बात नहीं, फिर भी आप ध्यान रखें कि 1 नंबर पर आप पदनाम लिखेंगे प्रधानाचार्य। अब प्रधानाचार्य की पे लेवल मैट्रिक्स, तो 7th पे की पे लेवल मैट्रिक्स देखें आप, वो प्रधानाचार्य की लेवल देख लें कि कौन सी होती है वो। आपका प्रधानाचार्य चाहे कोई से भी लेवल पर हो, लेकिन यहाँ सिर्फ हम प्रधानाचार्य की पद लेवल का नाम यहाँ लिखनी है। देखिए कंफ्यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके 3rd ग्रेड के टीचर हैं, तो कोई 3rd ग्रेड के टीचर ऐसे भी आ जाते हैं जो 13 लेवल में चल रहे हैं मान लीजिए अभी, लेकिन यहाँ आपको मेंशन करते समय इस प्रपत्र में, उन बाकी प्रपत्रों की बात नहीं कर रहा, उन प्रपत्रों में आपको तृतीय श्रेणी लेवल पदनाम लिखोगे तो उसके आगे लेवल मैट्रिक्स L10 ही लिखोगे, क्योंकि तृतीय श्रेणी की L10 होती है। तो यहाँ पहले प्रधानाचार्य की बात करते हैं तो प्रधानाचार्य लिख देंगे, और प्रधानाचार्य की लेवल देखिए 12 13 14 15 के लगभग होती है, आप देख लेंगे उसमें। तो यहाँ L15 लिख देंगे। और उसके बाद वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या, प्रधानाचार्य का 1 ही पद होता है विद्यालय में। उसके बाद आप बता देंगे कि वो 1/1/2004 से, यदि आपके लगे हुए हैं तो 1/1/2004 से पूर्व के हैं या पश्चात के हैं। कहने का मतलब आपके विद्यालय में लगे हुए उससे मतलब नहीं, यानी कहने का मतलब वो ओल्ड पेंशन स्कीम में या न्यू पेंशन स्कीम में। इसका मतलब ये 1/1/4 के पश्चात यानी न्यू पेंशन स्कीम, और 1/1/4 से पूर्व यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, और योग आ जाएगा यहाँ पर।
और अगर मान लीजिए है ही नहीं तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और रिक्त में आ जाएगा 1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब जैसे यहाँ व्याख्याता लिखते हैं, मान लीजिए पदनाम में 2 नंबर पर आ जाएगा व्याख्याता। तो व्याख्याता में पे लेवल मैट्रिक्स व्याख्याता की होती है L12। व्याख्याता की जो पे लेवल मैट्रिक्स है वो L12 होती है। अब कोई व्याख्याता ऐसे भी होते हैं जो पुराने व्याख्याता वो L15 पे चल रहे हैं अभी, लेकिन आपको यहाँ व्याख्याता के आगे L12 ही लिखनी है और स्वीकृत पदों की संख्या आपके मान लीजिए 3 व्याख्याता है तो 3 लिखनी है। 3 में से फिर कितने भरे हुए हैं और भरे हुए में से एनपीएस के ओल्ड पेंशन स्कीम के कितने हैं, नई वाली के कितने हैं, उनका योग कर देना है और जो रिक्त बचे वो यहाँ लिखना है। जैसे मान लीजिए 3 पोस्ट हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। मान लीजिए व्याख्याता की 3 पोस्ट हैं तो 3 में से मान लीजिए एक तो आपके ओल्ड पेंशन स्कीम में लगे हुए हैं, पुराने हैं, एक नया व्याख्याता है एनपीएस में लगा हुआ, तो ये योग हो गया 2, यानी 3 में से 2 भरे हुए हो गए और रिक्त में आ जाएगा आपकी 1। इस तरह से आप लिख देंगे। इसी तरह से फिर सीनियर टीचर आ जाएगा पदनाम में, सीनियर टीचर, उसके बाद अध्यापक आ जाएगा, उसके बाद जो भी कनिष्ठ सहायक, फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रयोगशाला सहायक, जो भी करने का मतलब पोस्ट है आपकी, और बजट हेड में जो उनके नाम लिख रखे हैं वो इसमें नाम आ जाएंगे। ये नाम देखिए किस तरह से लिखने हैं, मैं एक बार बता दूं आपको। नाम दे रखे हैं, जैसे इनमें नाम में भी कई बार चक्कर पड़ता है कि नाम इंग्लिश में लिखने हैं आपको। देखिए साथियों, पदनाम जैसे ये प्रिंसिपल ही लिखेंगे, इंग्लिश में प्रिंसिपल लिखेंगे, हेड मास्टर है तो हेड मास्टर लिखेंगे, लेक्चरर को लिखेंगे LEC, पदनाम में लेक्चरर में लिखना है LEC। ये कन्फ्यूजन क्लियर कर लें आप, वरना आपको दिक्कत आएगी। PTI फर्स्ट, PTI सेकंड, PTI थर्ड, ये सब चीज़ें देखिए हैं। सीनियर टीचर, टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर है तो उसको टीचर लिखना है खाली, ये आप ध्यान रखें। तो ये प्रपत्र 1 में इस तरह से आप लिख देंगे। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब 2 नंबर प्रपत्र में चलते हैं। देखिए 2 नंबर प्रपत्र में फिक्स पे कार्मिकों का विवरण है। इसमें थोड़ी सी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा साथियों, ध्यान से सुने। ऊपर ये आप ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का नाम लिख देंगे, प्रपत्र 2 में मद लिख देंगे, क्रम संख्या, ब्लॉक का नाम, सभी जानी मानी चीजें, ऑफिस ID, विद्यालय का नाम फिक्स पे कर्मचारी में आप एक बात ध्यान रखें, यहाँ कर्मचारी का नाम लिखना है जो फिक्स पे चल रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति की ज्वाइनिंग, ये पूरा आप ध्यान से सुन ले, किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग मान लीजिए अक्टूबर 2018 की है, तो अक्टूबर 2018 की, इसका मतलब अभी वो फिक्स पेपर है, यानी अभी जब आप बजट बना रहे हो तो वो फिक्स पे चल रहा है वो कार्मिक। या मान लीजिए दिसंबर 2018 की है, ऐसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग दिसंबर 2018 की है, तो अभी वो फिक्स पे पर चल रहा है वो कर्मचारी। लेकिन तो आप उसको फिक्स पे में लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, देखिए अभी तो वो फिक्स पे पर चल रहा है, लेकिन एक मैं प्रपत्र आपको दिखाता हूँ। ये प्रपत्र आप देखिए एक बार। इस प्रपत्र में ये देखिए बजट की प्रारंभिक तिथि यानी 1 मार्च 2021 को कर्मचारियों का वेतन, ये डेट आप याद रखें 1 मार्च 2021। तो इसमें अपने को जो भी चीजें भरनी है 1 मार्च 2021 को उस कर्मचारी की क्या स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग उसको भरना है। तो कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई दिसंबर 2018 में लगा हुआ है तो वो तो दिसंबर 2020 में ही उसका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा। 1 मार्च 2021 को वो कर्मचारी फिक्स वाला नहीं रहेगा तो उसको फिक्स में नहीं लेना, ये ध्यान रखना। यानी फिक्स में उसी कर्मचारी को लेना जो 1 मार्च 2021 के बाद भी फिक्स रहने वाला है, उस कर्मचारी को आप फिक्स में लेंगे, बाकी को फिक्स में नहीं लेना है। फिर देखिए तो ये समझ में आ गई होगी आपके बात। तो फिक्स पे कर्मचारी का नाम लिख देंगे, पदनाम लिख देंगे, वो सीनियर टीचर है, व्याख्याता है, जो भी फिक्स में किसको लेना है वो क्लियर कर लें। फिक्स पे पर कार्यरत होने की तिथि और उसका 1 माह का फिक्स वेतन 26,500, 23,700 या जो भी चल रहा है वो। फिक्स पे पर उन्हीं कर्मचारियों को लेना जो 1 मार्च 2021 के बाद भी फिक्स पे रहने वाले हैं, यानी कहने का मतलब 2019 में लगे हुए, 2019 में जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो यूं कह सकते हैं अपन, 2019 में भी मार्च के बाद जो लगे हैं वो कर्मचारी फिक्स में इसमें आएंगे। 3 नंबर पर पत्र में चलते हैं। मानदेय सुविधा पर लगाए गए सेवानिवृत्त कार्मिक, सेवानिवृत्त कार्मिकों को 5 साल तक आप मानदेय सुविधा पर लगा सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप उनका विवरण इसमें दे देंगे। 4 नंबर प्रपत्र में देखिए बकाया यात्रा व चिकित्सा पुनर्भरण राशि अलग अलग मदवार हार्ड कॉपी निर्धारित प्रारूप में। इसमें आपके देखिए यदि चिकित्सा व्यय और यात्रा व्यय बकाया चल रहा है तो उसकी डिटेल इसमें आपको देनी है, यानी पीछे के कोई बिल आपके बकाया है टीए के तो उसकी डिटेल आप इसमें साथियों भरेंगे। तो लगभग 5-10 हज़ार आप इसमें भर सकते हैं।
इसमें आपकी इच्छा के अनुसार आप भर सकते हैं। 5 नंबर प्रपत्र की बात करते हैं। 5 नंबर प्रपत्र ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रपत्र है। देखिए ये यहाँ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का नाम आ जाएगा, मद का नाम आ जाएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले क्रम संख्या लिख देंगे, ब्लॉक का नाम एज यूजुअल, ऑफिस आईडी, विद्यालय का नाम, कार्मिक का नाम। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, अगर रिक्त है तो रिक्त लिखें। अगर कार्मिक का नाम मतलब पोस्ट खाली भी है तो आप रिक्त लिखेंगे उसको। ऐसे नहीं है कि आप ने छोड़ दिया, उसको खाली नहीं छोड़ना, उसको रिक्त लिखना है। और जो रिक्त पद है उसके पूरी डिटेल फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है, रिक्त लिखें तथा अन्य कॉलम की पूर्ति नहीं करें। अगर पोस्ट आपकी रिक्त है तो रिक्त ही लिखना है, अन्य कॉलम की पूर्ति नहीं करनी। जैसे प्रिंसिपल से ही बात कर लेते हैं, मान लीजिए प्रिंसिपल का पद रिक्त है, जैसे सबसे पहली पोस्ट आप इसमें प्रधानाचार्य की लिखोगे तो यहाँ सब चीजें लिख के फिर यहाँ प्रधानाचार्य अगर कार्यरत है तब तो उसका नाम लिख देंगे, जैसे मोहनलाल जी या जो भी नाम है वो। और अगर कार्यरत नहीं है तो यहाँ लिख दोगे रिक्त। और जैसे आपने रिक्त लिख दिया तो ये बाकी सब कॉलम आपको खाली छोड़ देने, यानी अन्य कॉलम की पूर्ति नहीं करनी है। यूँ नहीं है कि उसका पदनाम लिखेंगे फिर और जीपीएफ नंबर। यहाँ पदनाम तो लिखना पड़ेगा कि पदनाम प्रधानाचार्य लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा आपको रिक्त, और बाकी सभी कॉलम खाली रह जाएंगे। कहने का मतलब ये जीपीएफ प्राण नंबर, ये पदनाम तो आपको लिखना पड़ेगा, वरना तो पता क्या चलेगा कि रिक्त कौन सा पद है। तो पदनाम लिख दें, रिक्त लिख दें यहाँ, और फिर जीपीएफ नंबर, ये बाकी सभी आप खाली छोड़ दें। तो कार्मिक का नाम रिक्त है तो आपको रिक्त लिखना है। अब मान लीजिए रिक्त नहीं है, भरा हुआ है, तब आप वहाँ कार्मिक का नाम लिख देंगे, पदनाम लिखेंगे। पदनाम देखो निम्नानुसार अंग्रेजी में अंकित करें, ये नीचे इसके निर्देश दिए हुए हैं, इन्हीं फॉन्ट में आप लिखें। यहाँ जीपीएफ या प्राण नंबर उस कार्मिक के आ जाएंगे, नया है तो प्राण नंबर आ जाएंगे, पुराना है तो जीपीएफ आ जाएगा। वेतन पद का स्वीकृत पे लेवल, यहाँ देखिए आप, यहाँ और पहले में कंफ्यूज अब शुरू होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक बार बात कर लेता हूँ, कोई 3rd ग्रेड का टीचर है तो यहाँ तो आप पदनाम में तो लिख देंगे टीचर, इंग्लिश में लिखना है, पदनाम इंग्लिश में ही लिखना है, ध्यान रखें, टीचर लिख देंगे। और यहाँ लिख देंगे टीचर का नाम, यहाँ लिख देंगे उसके जीपीएफ नंबर। यहाँ जो पे लेवल है उस टीचर का, वैसे 3rd ग्रेड के टीचर का पे लेवल मैं आपको बता दूं L10 होता है, हम सभी को पता है। लेकिन अगर वो पुराना टीचर और L13 पर चल रहा है तो यहाँ उसके L13 ही आएगा। जबकि प्रपत्र नंबर 1 में मैंने बताया था कि पदनाम टीचर लिखना है और पे लेवल L10 ही लिखना है, क्योंकि यहाँ सारे 3rd ग्रेड के टीचरों की पद के हिसाब से सूचना है, नाम के हिसाब से सूचना नहीं है। ये जो सूचना है ये पद के हिसाब से। और 5 नंबर में प्रपत्र है वो व्यक्तिगत एक व्यक्ति की सूचना है। तो एक व्यक्ति की सूचना में उस व्यक्ति का वास्तव में पे लेवल, चाहे वो 3rd ग्रेड का टीचर और L13 पर चल रहा है तो L13 लिखना पड़ेगा। 1 मार्च 2021 को उसका वेतन क्या होगा, और जो उसका मूल वेतन 1 मार्च 2021 को जो मूल वेतन आप लिखोगे, 1 मार्च 2021 के वेतन का मतलब अभी जो बेसिक वेतन चल रहा है वही है, और उसको 12 से गुणा कर देना। इसमें सीधा सा है 12 माह का वेतन, ये जो मूल वेतन है इसको आप 12 से गुणा कर देंगे। यहाँ आप फॉर्मूला भी सेट कर सकते हैं। देखिए मतलब जैसे आप मान लो अलग अलग को लिखे फिर कैलकुलेटर में 12 से गुणा करोगे तो ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ ये ले लोगे, यहाँ ला के फिर पहले तो लगा दोगे बराबर, देखिए मैंने बराबर लगा दिया, फिर इस कॉलम में ले जाओगे और फिर इनटू स्टार का निशान लगा देंगे। इनटू स्टार का निशान आता है, शिफ्ट के साथ 8 दबाओगे तो स्टार का निशान आएगा, और 12 ये ऐसे कर देंगे और इंटर दबा देंगे। तो आप जितना भी यहाँ लिखोगे यहाँ उसका 12 गुना जाएगा। जैसे देखिए मैं 10 लिखता हूँ, यहाँ 10 लिख दिए मैंने, 10 लिखते यहाँ देखिए इसका 12 गुना आ गया 120। तो ये मैंने फॉर्मूला सेट कर दिया। फॉर्मूला यहाँ देख लीजिए आप, बराबर बराबर के बाद में बराबर लगाने के बाद इस कॉलम में लाएंगे और इस कॉलम में लाने के बाद दोबारा से मैं एक बार फॉर्मूला सेट करके बता देता हूँ। पहले तो आप लगाएंगे बराबर, और बराबर लगाने के बाद इसको लाएंगे इस कॉलम में, फिर लगाएंगे शिफ्ट के साथ 8 यानी इनटू, और फिर 12 क्योंकि 12 से गुणा करना अपने को, फिर दबाएंगे इंटर। तो ये फॉर्मूला सेट हो गया। फिर मान आपको हर कॉलम में अलग से फॉर्मूला सेट करने की जरूरत नहीं, आप ड्रैग करके उस फॉर्मूले को आगे के कॉलम में भी ला सकते हैं। ड्रैग करेंगे तो वो फॉर्मूला सभी में सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बार बार गुणा करने की जरूरत नहीं है। तिथि वेतन वृद्धि इसमें आ जाएगी आपके नेक्स्ट, यानी 1 मार्च 2021 के बाद उसकी वेतन वृद्धि कब लगने वाली है, 1 जुलाई 2021, वो यहाँ आ जाएगी। तो आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। पदनाम सारे के सारे इंग्लिश में लिखने हैं साथियों। विद्यालय का नाम आपको इंग्लिश में लिखना है। जो भी निर्देश दिए इसमें फ़ॉन्ट साइज का विशेष ध्यान रखिए। फ़ॉन्ट साइज 12 है तो 12, और फ़ॉन्ट साइज 10 ये क्रम वाइज दे रखे हैं कितने से कितने नंबर को किस किस फ़ॉन्ट में लिखना है, तो उसी हिसाब से आप लिखेंगे। स्पेशली जो पोस्ट के नाम है वो इंग्लिश में आपको लिखने हैं।
और इधर ये ब्लॉक और ये जो भी है ये इंग्लिश में आपको लिखने हैं। फ़ॉन्ट इसमें एरियल दे रखे हैं शायद अंग्रेजी के, और हिंदी के देवलियास दे रखे हैं। तो ये सब आपको करना है। आशा करते हैं 500 प्रपत्र तो आपकी समझ में आ गए होंगे। अब देखिए और 5 प्रपत्र हैं, और 5 प्रपत्र कौन से हैं उनकी और बात कर लेते हैं। वो सबको नहीं बनाने, वो सिर्फ कुछ के ही अपने को बनाने। थोड़ा सा समय लग रहा है। अब देखिए, अब ये 5 प्रपत्र हैं। इसमें देखिए पहला है सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का विवरण। तो इसमें आपको मदवार, ये भी मदवार बनेंगे, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का विवरण। प्रत्येक मद में कौन सा कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है वो आपको डिटेल दे देनी है। अब देखिए ये दूसरा है सेवानिवृत्त होने वाले, ये अगले साल एडवांस 21 से 22 तक। देखिए पहले में तो है सेवानिवृत्त होने वाला 20 से 21 तक, और ये 21 से 22 तक। फिर 3 नंबर प्रपत्र में देखिए ये है आपके प्रवेश और टीसी की सूचना। ये आपको, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, बार बार मेरे पास फोन भी आ रहे हैं। ये आपको सिर्फ एक ही प्रपत्र तैयार करना है केवल विद्यालय का, क्योंकि आपके पीओ क्षेत्र में जो विद्यालय है वो 1ली से 8वीं तक के हैं सारे। तो और अगर कोई 10th का विद्यालय है तो उसका वो अलग अपने बजट तैयार करते हैं। तो अपने जो पीओ वाले विद्यालय उनके लिए ये प्रपत्र आपको नहीं भरना, ये सिर्फ एक ही प्रपत्र तैयार करना है अपने सीनियर स्कूल का, और उसी के प्रवेश और टीसी की सूचना आपको देनी है। चौथे नंबर प्रपत्र में देखिए प्रस्तावित नेक्स्ट ईयर की टीसी अनुमानित प्रवेश और टीसी कितने वाले हो, तो आप आइडिया से कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये नामांकन का प्रपत्र, ये आपके नामांकन है उसका प्रपत्र है। इस वर्ष आपके नामांकन कितना है ये आपके प्रपत्र है। तो ये सेवानिवृत्ति वाले प्रपत्र हैं, ये मदवार आपको बनाने हैं कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी कौन कौन से हैं। तो ये मदवार आप तैयार कर सकते हैं इनको। तो इस तरह से आपको ये प्रपत्र सारे तैयार करने हैं। अब देखिए एक कंफ्यूज और बहुत बड़ा आपके आएगा, वो क्या आएगा देखिए। जैसे ये प्रपत्र नंबर 1 है, अब इसमें आप पीओ का कर रहे हैं मान लीजिए तैयार। तो पीओ का तैयार कर रहे हैं तो मान लीजिए आपके पदनाम है, मान लीजिए टीचर। टीचर पदनाम है, मान लीजिए आप किसी हेड का बना रहे हैं और उसमें पदनाम आपने लिख दिया टीचर। जैसे मैं एक बार पीओ में आपके इसमें दिक्कत आएगी तो वो कंफ्यूज आप क्लियर कर लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ एक बार। अब देखिए जैसे मैंने टीचर लिख दिया यहाँ, तो टीचर आपने लिख दिया। अब आपके मान लीजिए उस हेड में टीचर के पद हैं 3। टीचर के पद हैं 3, मान लीजिए 2 तो है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मान लीजिए कोटड़ी में, और एक है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मान लीजिए कोई सा दूसरा है। तो टीचर के 3 पद है, तो आपको विद्यालय वार लिखने हैं। जैसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे आप GUPS, यहाँ विद्यालय का नाम आप लिख देंगे जो भी विद्यालय का नाम है। जैसे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ रा। तो यहाँ आपको विद्यालय का नाम लिख देना है। अब मान लीजिए टीचर के 3 पद हैं, तो जैसे इस पहले विद्यालय में मान लीजिए टीचर के 2 ही पद हैं, तो पहले विद्यालय में आप लिखेंगे टीचर। फिर पे लेवल मैट्रिक्स टीचर की L10 होती है, तो L10 आपको लिखनी है। फिर स्वीकृत पदों की संख्या, मान लीजिए इस हेड में टोटल पद 3 है, लेकिन इस विद्यालय के 2 हैं, तो आपको यहाँ 2 लिखने हैं। इस विद्यालय का डिटेल आप दे रहे हो। फिर इसी हेड में दूसरे विद्यालय में 2 पद हैं, जैसे मान लीजिए मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मान लीजिए कोई सा भी है वो लिख देंगे आप, और यहाँ दूसरा विद्यालय उसका लिख देंगे। तो इस हेड में मान लीजिए टीचर के 3 पद हैं, तो पहले वाले विद्यालय में मान लीजिए 2 है, तो यहाँ 2 लिख के आप उसकी डिटेल देंगे, और फिर अगले विद्यालय का नाम लिखेंगे, और फिर उसमें मान लीजिए 1 पद है टीचर का, तो उसकी डिटेल देंगे इस मद में। तो ये मदवार भी आपको बनाना है, और मदवार में भी पीओ का आप स्कूल का बनाएंगे जब तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि विद्यालय एक ही है स्कूल में। तो लेकिन पीओ का बनाएंगे तो कई बार ऐसे कि एक ही हेड में 2 विद्यालय हैं, तो दोनों विद्यालयों के नाम आएंगे, और उस विद्यालय के कितने पद हैं वो यहाँ सेंक्शन आपको करने हैं। विद्यालय वाइज भी आपको बनाना है मदवार, और मद में भी अगर 1 से ज़्यादा विद्यालय हैं तो विद्यालय वार आप इसको तैयार करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।